ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने पूरा यूआई पार्ट कंप्लीट कर लिया था कैलकुलेटर एप्लीकेशन का। अब इस पार्ट वन में हम लोग बिजनेस लॉजिक देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो बिजनेस लॉजिक किस तरह से होगा कि यहाँ पे जो अ, यहाँ पे जो हम लोग इनपुट डालेंगे, उसके बाद ऑपरेटर प्रेस करेंगे और उसके बाद सेकेंड इनपुट डालेंगे, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार इनपुट डाल देते हो, फिर ऑपरेटर से हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं और फिर वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, राइट। तो वो डायरेक्ट नहीं होती है, उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, सेकेंड टाइम करेंगे तब तो वो वैल्यू कहीं पे स्टोर रहनी चाहिए ना। तो इस तरह की, जैसे कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके रखें रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेट। ठीक है, और हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम लोग स्टेट हुक्स यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम लोग 4 स्टेट वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक यहाँ पे रिजल्ट के लिए, एक होगा फर्स्ट नंबर इनपुट के लिए, ठीक है, एक होगा ऑपरेटर के लिए, 3 हो गए, और एक सेकंड नंबर के लिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर होगा तभी तो उसका रिजल्ट हम यहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग 4 स्टेट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। स्टेट हुक्स आप इस तरह से बनाते हो, कॉन्स्ट ऑफ, सबसे पहले मैं रिजल्ट बना लेता हूँ। तो जिस भी वेरिएबल का आप नाम देते हो वो यहाँ पे देते हो। फर्स्ट वेरिएबल का नेम हो गया, सेकंड एक मेथड होता है सेट, जो भी नाम होता है सेट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट है तो सेट रिजल्ट, और कुछ नाम होगा सेट समथिंग। ओके, और इसमें आप यूज़ कर सकते हो यूज स्टेट, और यहाँ पे आप बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे देता हूँ ब्लैंक अभी। ओके, अभी जब भी मैं ये मेरा रिजल्ट हो गया और इस वैल्यू के लिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे, मैं इस टेक्स्ट के अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट है, जो ये वाला कंपोनेंट है, तो इसके अंदर मैं इसको अप्लाई कैसे करूँगा, ये ब्रैकेट में लिखो और यहाँ पे आप लिख दो रिजल्ट। मैं सेव करता हूँ, आपको दिखेगा इफेक्ट, ब्लैंक हो गया है ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या थी, ब्लैंक। तो ठीक है, ये रिजल्ट की वैल्यू आ गई। तो जब भी हम लोग सेट रिजल्ट करेंगे तो ये रिजल्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और जहाँ भी इसको यूज़ कर रहे हो वहाँ की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिजल्ट। अब हम लोग सेकेंड जो स्टेट वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम मैं दे देता हूँ num1। ठीक है, सेट num1 इसका मेथड हो जाएगा। देन यूज स्टेट, इसको भी मैं कर देता हूँ एक बार के लिए ब्लैंक। ओके, और थर्ड मैं ले लेता हूँ एक num2 ले लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर होगा हमारा वो, और इसका हो जाएगा मेथड का नाम सेट num2 इज इक्वल यूज स्टेट ऑफ, ये भी ब्लैंक दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम ऑपरेटर के लिए, कॉन्स्ट ऑफ, उसका नाम दे देता हूँ मैं ओ पी आर, और सेट ओ पी आर। ओके, और इसको भी मैं कर देता हूँ यूज स्टेट, इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्लस भी दे सकते हैं, बाकी मैं ब्लैंक कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये मेरे 4 स्टेट वेरिएबल बन गए। रिजल्ट को मैं यूज ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग num1 के लिए काम करते हैं बस सबसे पहले, कि जब भी यहाँ पे कोई मैं एंटर करूँ वो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी कुछ होगा नहीं वैसे। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो इन कंपोनेंट्स को मुझे क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी फ्लैट लिस्ट है, पहली ये फ्लैट लिस्ट है वो इस कंपोनेंट के लिए, ग्रे वाले के लिए। दूसरी फ्लैट लिस्ट है वो हमारी ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो ये ग्रे वाला है, ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिकेबल बनाएंगे। तो हमने टेक्स्ट अगर यूज़ किया है तो हम लोग एक कंपोनेंट इसके पेरेंट में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी आप यूज़ कर लो, और मैं इसको टेक्स्ट का पेरेंट कंपोनेंट बना देता हूँ। टेक्स्ट हमारा खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी टचेबल ओपेसिटी कहाँ से आया है, टचेबल ओपेसिटी वीक नेटिव, दैट इज फाइन। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, देखो इसका इफेक्ट क्या होता है। कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस, अभी देखो सेव हो गया होगा, अभी सेव हुआ ये, देखो
इस तरह का इफेक्ट आ जाता है, वो टचेबल ओपेसिटी से आ जाता है। ओके, और टचेबल ओपेसिटी का जो दूसरा यूज है वो भी हम देखेंगे। अभी देख लेते हैं। वैसे तो टचेबल ओपेसिटी मैंने क्यों यूज़ किया है, इसके अंदर एक प्रोप्स होता है ऑन प्रेस, तो एक फंक्शन लेता है एरो फंक्शन, ठीक है। और जब भी आप इस पर प्रेस करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें हम करना क्या चाहते हैं, जब भी जो भी इनपुट होगा वो वेरिएबल निकलेगा, मतलब वो वैल्यू सेव होगी और रिजल्ट में डिस्प्ले हो जानी चाहिए, राइट। तो जो वैल्यू निकल रही है वो तो आइटम में आ रही है अपने पास। ओके, ऑलरेडी आइटम में आ जाएगी। उसको हम लोग अगर डायरेक्ट रिजल्ट में सेव कर दें तो क्या होगा, तो सबसे पहले करके ही देख लेते हैं। अगर मैंने सेट रिजल्ट वाला फंक्शन कॉल कर दिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया आइटम, ठीक है, इससे क्या होगा, सेव करके देखें। इससे क्या होगा कि आइटम जो भी आप एंटर करोगे वो इस रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। रिजल्ट को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। अभी हम सेव कर दिया है, 1 प्रेस किया 1 आ गया, 2 प्रेस किया 2 आ गया, 3 प्रेस किया, जो भी एंटर करोगे वो आ जाएगा। लेकिन लेकिन अभी क्या हम लोग 12 प्रेस कर सकते हैं एक साथ? नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी मल्टीपल आइटम हम एंटर करते हैं उनको एक कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, तभी हम लोग मल्टीपल दिखा पाएंगे यहाँ पे, राइट। तो जो हमने पहला एंटर किया है उसको किसी एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एंटर करेंगे तो उस पहले वाली वैल्यू प्लस ये जो करंट वैल्यू उसको दोनों कॉन्केटिनेट कर देंगे तो वो कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी। जैसे मान लो पहले वाली मैंने 1 प्रेस किया और सेकंड टाइम मैंने 2 प्रेस किया, तो वो क्या करेगा 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 12। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेट होगा तो 1 2 12 हो जाएगा, राइट। अभी सेट रिजल्ट है तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे। वेरिएबल आप इस तरह से बनाते हो लेट, और मैंने इसको res कर दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया फर्स्ट वाली वैल्यू। और फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको आप नम के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी नम हमने उसी पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट num1 भी ले लेता हूँ, ठीक है। सेट num1 के अंदर क्या डाल दूँगा मैं, आइटम। तो मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू है नम के अंदर रहेगी यहाँ पे। तो आप रिजल्ट के अंदर क्या बनाओगे, num1 प्लस आइटम, ठीक है। तो अब क्या होगा, num1 के अंदर पहले वाली वैल्यू है और जो एंटर किया वही num, दोनों कॉन्केटिनेट होकर res के अंदर आ जाएगी। वो मैं रिजल्ट में सेव कर दूँगा क्योंकि मुझे डिस्प्ले तो क्या कराना, रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट मैंने डाल दिया इसको res को। अब मैं सेव करता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। 2 प्रेस किया मैंने तो अभी सेव नहीं हुआ होगा मेरा, 2, देन उसके बाद 3 23 5 2 3। यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया, आइटम जो आया था उसको सेव कर दिया। अब नम के अंदर तो वही रह गया ना, तो हमें यहाँ नम के अंदर भी क्या सेव करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब तुम आइटम लेके आए तो नम ब्लैंक था, यहाँ पे तुमने 2 किया तो रिसोर्स res ही हमें नम के अंदर सेव करना पड़ेगा फिर, ठीक है। res क्यों, तो res सेव कर दिया तो num1 के अंदर भी जो पहले वाली वैल्यू वही सेव हो जाएगी। सेव करो उसको, अभी सही काम करेगा ये। 41 आ गया, जो भी एंटर करो सारा आ रहा है ना। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो नंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो रिजल्ट के अंदर अपडेट हो रही है, ठीक है। और मल्टीपल डिजिट्स के अंदर भी हो रही है, ठीक है। अभी जो भी हमारा इनपुट होगा वो इस आइटम के थ्रू ही आएगा। तो हमें हमारा लॉजिक यहाँ पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि अगर इक्वल का बटन हो या क्लियर का बटन हो, इसके केस में क्या क्या एक्शन होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस आइटम के बेस पे थोड़ा अपने बिजनेस लॉजिक को सेग्रीगेट करते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्विच लगा लेता हूँ, स्विच केस यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे आइटम के बेस पे, ठीक है, आइटम के बेस की वैल्यू पे।
तो जिसमें पहला केस में अगर ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं सी बटन पे प्रेस करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, सारे के सारे जो स्टोर्ड वेरिएबल है सबको क्लियर कर देना है मुझे। ओके, तो सी अगर आता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ क्योंकि मुझे सारे स्टोर वेरिएबल को क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ, कॉन्स्ट क्लियर ऑल नाम दे देता हूँ इसको, और ये एक एरो फंक्शन हो जाएगा इससे, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट रिजल्ट को सबसे पहले ब्लैंक कर देता हूँ, मतलब सबकी वैल्यू को रीसेट कर देता हूँ एक तरह से, ये समझ लो आप। सेट नम है उसको भी ब्लैंक कर दिया मैंने, ठीक है। सेट नम टू है उसको भी ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट है सेट ओ पी आर, सबको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी या क्लियर कर दिया। ओके, अब इस क्लियर ऑल को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ केस ऑफ सी, जब सी कोई प्रेस करेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दैट मीन्स अपना डिफ़ॉल्ट स्टेट आ जाएगी। ओके, सो क्लियर ऑल फंक्शन। ओके, और यहाँ से स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता हूँ मैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि इसको तो डिफ़ॉल्ट में रखेंगे, जो हमारा अभी रिजल्ट तक मैंने सेट किया उसको डिफ़ॉल्ट केस रखेंगे। अगर इक्वल की बात कर रहे हैं, इक्वल के केस में क्या होगा, इक्वल के केस में हमारे पास नम वन भी होना चाहिए, टू भी होना चाहिए और ऑपरेटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी तक केस केस मतलब सी के लिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास अभी नम टू नहीं आया और ऑपरेटर का सिलेक्शन का भी इम्प्लीमेंटेशन हमने किया नहीं है। तो मैं एक बार इसको सेव करके देख लेते हैं कि हमारा क्लियर बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। सेव किया मैंने, अभी मैं एंटर करता हूँ 1 2 3, कुछ भी एंटर कर दो और क्लियर पे बटन पे क्लिक करता हूँ, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि अभी ये सेव नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, सेव हो गया है क्योंकि अभी ये क्लियर भी कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू भी सेव होती जा रही है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस, तो हम डिफ़ॉल्ट वाला केस अभी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला लॉजिक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव किया मैंने, अब मैं क्लियर बटन क्लिक करता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। फिर से अब हम देख सकते हैं 1 2 3 प्रेस किया मैंने, क्लियर बटन किया, क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्लियर बटन का जो लॉजिक है वो सही से काम कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं कि जो एक्चुअल कैलकुलेशन होनी चाहिए ऑपरेटर के बेस पे, तो उसके लिए हमें नम वन टू और ऑपरेटर, ये तीनों की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ऑपरेटर की वैल्यू सेव करते हैं, तो ऑपरेटर की वैल्यू की जो लिस्ट है वो ये वाली है। तो इसको भी टचेबल बना लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि हमें इनपुट चाहिए होगा, ये जब प्लस होगा माइनस होगा तो वो वैल्यू चाहिए होगी, राइट। तो टचेबल बना लेते हैं इसको, टचेबल ओपेसिटी, और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ तक है, सेम जो हमने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया है वही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। अब ये टचेबल हो गया, सेव करके देख सकते हो इसको भी, अभी देख हो रहा है, दैट मीन्स इम्प्लीमेंट हो गया। अभी इसमें ऑन प्रेस डाल देते हैं, ये एक फंक्शन हो जाएगा और इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन डाल देते हैं। अभी इस केस में करना क्या है, इसमें सिंपल सा हमारा ये लॉजिक रहेगा कि हम लोग ओनली जो ऑपरेटर हमने सेलेक्ट किया है वो ऑपरेटर की वैल्यू सेट हो जानी चाहिए, और उसके लिए हमने एक स्टेट वेरिएबल ले रखा है ओ पी आर, ठीक है। इसके अंदर सेट करवा देते हैं, तो सेट ओ पी आर, सेट ओ पी आर, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी आइटम, जो भी आइटम आप सेलेक्ट करोगे, जो प्लस करोगे माइनस करोगे, ये जो भी वैल्यू है वो हमारी इस आइटम के अंदर आएगी। आइटम को मैंने ऑपरेटर में सेव कर दिया, ठीक है। एक कम हो गया हमारा। सेकंड, अभी हमें नम टू भी चाहिए, तो नम टू को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि पहले तो हमने कोई एक इनपुट डाल दिया जैसे 1 2, उसके बाद मैंने ऑपरेटर डाल दिया, ठीक है, ऑपरेटर। अब मैं जब भी इनपुट डालूं तो ये मेरा क्लियर हो जाए
और जो वैल्यू मैं डालूंगा वो num2 के अंदर सेव हो जाए। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्लस कि num1 के अंदर कोई वैल्यू है, पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेटर कोई सिलेक्टेड है, अगर होगा, दोनों केस ओके है, दैट मीन्स आपका जो भी फिर वो इनपुट डालोगे वो num2 के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। ये लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो अब वो num2 है वो इसी लिस्ट के एलिमेंट से जाएगा जो कि ये वाला है हमारा। तो हम लोग अब स्विच केस को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा केस ये होगा, डिफ़ॉल्ट तो ये वाला है, दैट इज़ फाइन। इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला ही एक्चुअल में वैल्यू तो असाइन कर ही रहा है, तो डिफ़ॉल्ट के केस में ही हमें इफ एल्स डालना पड़ेगा कि num2 की, अभी वाला जो लॉजिक है वो num1 के अंदर सेव हो रहा है, दूसरे वाला लॉजिक है वो किस में सेव होना चाहिए, num2 के अंदर। मतलब ये इस num1 और num2 में कब वैल्यू सेव होनी चाहिए, वो वाला लॉजिक हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे कि हमारा पहली कंडीशन कि num1 के अंदर कोई वैल्यू है नॉट इक्वल ब्लैंक, एंड दूसरा केस क्या हो सकता है, ऑपरेटर की वैल्यू भी सेलेक्टेड है, दैट मीन्स OPR वो भी ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल ब्लैंक हो। उस केस में आपको क्या करना है, सेट num2 के अंदर वैल्यू, जो आइटम हमारा जाएगा, या हम्म, हम्म, इस केस में क्या होना चाहिए, पहले तो हमें RES जो है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो RES को हम लोग यहाँ पे असाइन कर देते हैं, लेट RES को यहाँ पे रख लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैंक, फाइन। उसके बाद इस केस में तो क्या होना चाहिए, RES जो वैल्यू लेगा वो num2 से लेगा, राइट, num2 प्लस item1, आइटम मल्टीपल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये लेट हटा दो क्योंकि मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। ये num2 का केस हो गया, एल्स कौन सा केस होगा, सेकेंड केस होगा हमारा num1 का केस, राइट। इस केस में आप RES इससे असाइन कर दोगे num1 प्लस आइटम, ओके। ओके 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 फाइन, प्लस, ठीक है। ये RES अपना डिफाइन हो गया यहाँ पे। अब num1 के केस में वैल्यू होगी यहाँ पे, num1 में सेट हो जाएगी, और ये num2 वाला केस है तो यहाँ पे हो जाएगी num2 RES, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इजी सा लॉजिक है। हमने किया क्या एक्चुअल में, मैं एक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने एक वेरिएबल लिया, ये num2 का केस है, num2 के केस में क्या होना चाहिए, हमारी जो रिस्पॉन्स वैल्यू है, रिजल्ट वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, num2 के केस में होनी चाहिए ना, num2 में स्टोर होगी और आइटम में मैप भी num2 वाले एलिमेंट के साथ होगी, राइट। और हम num2 के अंदर अपडेट कर देंगे वैल्यू। सेम जो लॉजिक हमने num1 के लिए किया था सेम num2 के लिए भी कर दिया, बस दोनों का केस सेग्रीगेट करके, ओके, दोनों का है, दोनों का सेम, और लास्ट में हमें सेट रिजल्ट तो करना ही है, फाइन। अभी हम क्या करते हैं, चलो ये हो गया। तो अभी num1 में भी वैल्यू असाइन हो गई, num2 में भी वैल्यू असाइन हो गई, और ऑपरेटर में भी हमने वैल्यू असाइन कर दी, ओके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट का केस हो गया। अब हम जा सकते हैं इज इक्वल पे, ठीक है। एक तो सी का केस होगा जो ऑलरेडी कवर कर लिया हमने, इज इक्वल का केस है, इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन होगी इन ऑपरेटर के बेस पे, ठीक है।
और एक डिफ़ॉल्ट वाला केस है वो तो सीधा यहाँ रिजल्ट में डिफाइन करने के लिए होता है, डिस्प्ले करने के लिए होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये वाला केस ले लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल वाला केस जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट केस है। अगर इक्वल होता, इज इक्वल किसी ने प्रेस किया, उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में होना चाहिए एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ जो हमारे इस फंक्शन से बाहर होगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ या फिर यहाँ बना लेता हूँ फंक्शन कैलकुलेशन, ठीक है। जो हमारा क्या लेगा, एक तो num1 लेगा जो हमारा नंबर होगा, नंबर की एक्चुअल में कैलकुलेशन होनी है। एक होगा num2, उसको भी मैं नंबर फॉर्मेट में ले लेता हूँ। और एक हो जाएगा अपना OPR। OPR क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा, ओके। अभी इसके अंदर मैं एक स्विच केस लगा लेता हूँ। स्विच किसके बेस पे, OPR के बेस पे। OPR के बेस पे हमारा स्विच केस चलेगा। वो कैलकुलेशन एक्चुअल में करेगा। वो कैसे करेगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है वैसे तो, जो प्लस माइनस हम करते हैं वही कैलकुलेशन होने वाली है। अगर OPR क्या हुआ, प्लस हुआ, तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगी। तो मैं एक ओके, एक कुछ रिटर्न कराने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट, कुछ भी ले लो। ठीक है, ओके ओके ओके, 0 ले लिया मैंने। कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी ना, स्ट्रिंग में तो हो नहीं सकती। इस केस में क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट है मेरा, उसके अंदर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी, num1 लूँगा मैं, ठीक है, प्लस साइन num2, दोनों को एडिशन कर देना, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे बाकी बाकी जो कैलकुलेशन के ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, उसके बेस पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। केस 2, इसमें माइनस का केस हो जाएगा। माइनस के केस में क्या करोगे, 1 माइनस, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। इंटू का केस होगा, इंटू के केस में क्या करोगे, आप इंटू कर दोगे। और डिवाइड के केस में क्या होगा, डिवाइड कर दोगे, राइट, ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ये, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर देगा, अपना फाइनल रिजल्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक अलग से फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को मैं कहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा या कॉल करूँगा, जब इज इक्वल का केस आ रहा है तो उसमें हम क्या करूँगा, कैलकुलेशन। अब इज इक्वल बटन दबाएंगे तब हमारे पास सारी की सारी वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो num1, अब num1 है स्ट्रिंग, हम लोग वहाँ पे ये ले रहे हैं नंबर में, ठीक है। तो num1 को आप किस में करना पड़ेगा, इंटीजर में डालना पड़ेगा, इंटीजर में डाल देते हैं अभी। तो एक फंक्शन होता है यहाँ पे पार्स इंट, जिसमें डालना है किसको, आपको num1 को, जो कि ये num1 ये है, ये वाला अपना वाला जो स्ट्रिंग में हमने ले रखा है num1, और इसका बेस है 10 फॉर्मेट, इंटीजर में यही होता है। इसी तरीके से पार्स इंट num2 को कर लेते हैं, num2 हो जाएगा यहाँ पे num2 कोमा 10, 10 के बेसिक पे हो गया, और ये OPR एज इट इज जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे। अभी कॉल करके मुझे असाइन किस में करना है, रिजल्ट जो आएगा मुझे असाइन किस में करना है, अपने वाले इस रिजल्ट में। तो हमें यहाँ पे इस फंक्शन को किस में कॉल कर देता हूँ, सेट रिजल्ट में कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो तो क्या आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, तो आप इसको वापस स्ट्रिंग में बना दो, टू स्ट्रिंग, वो एक फंक्शन है, ठीक है। अभी क्या वो एरर दे रही है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लग गया कहीं पे, ऑपरेटर
ओके ओके ओके, कहीं तो प्रॉब्लम है। अच्छा, कैलकुलेशन फंक्शन है ये, सेकंड थर्ड आर्गुमेंट। अभी ये रिटर्न क्या कर रहा है, अभी पॉसिबली अनडिफाइंड कॉन्स नम टू स्ट्रिंग। एक मिनट, कैलकुलेशन वाला फंक्शन देखने दो। ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग ले रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनरीचेबल कोड, इसको इससे बाहर निकालो, स्विच केस से तो एटलीस्ट बाहर निकालो उसको, अदरवाइज वो लास्ट वाला ही लेके रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको, अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी अपनी एरर भी रिजोल्व हो गई, सब कुछ रिजोल्व हो गया। मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है, सेव किया मैंने। अभी देखते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने किया 1 1 प्लस ऑपरेटर, अभी मैं ये नम 1 के अंदर सेव हो गया मेरा 1 1, प्लस ऑपरेटर के अंदर प्लस हो गया, और सेकंड एलिमेंट डाल रहा हूँ, नंबर 2 डाल रहा हूँ, ये 22 नंबर 2 में जाएगा, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होनी चाहिए, 11 प्लस 22 दैट इज 33। करते हैं एक बार, अभी भी सही नहीं हो रहा, राइट, वाई वाई सही नहीं हो रहा। सेव किया मैंने, तो अभी भी वो डिवाइड के तो ले ही रहा है। वो इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने ब्रेक हटा दिए थे, क्योंकि पहले हमने ब्रेक लगा रखे थे और उसके बाद ब्रेक हटा दिए। तो ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक तो वो कैलकुलेट करता जाएगा, और फाइनल जो रिजल्ट लेके आएगा वो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अभी देखते हैं, होपफुली इट शुड वर्क फाइन नाउ। 11 प्लस 22 इज इक्वल 33, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे कि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे थे, तो प्लस माइनस लास्ट जो लास्ट वाला था वो सेलेक्ट हो जा रहा था ऑपरेटर, उसके बेस पे कैलकुलेशन निकल के आ जा रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लस बटन काम कर रहा है। पहले मैं आपको लॉजिक दिखा देता हूँ जो इम्प्लीमेंटेशन होगी। इस तरह इज इक्वल के बटन पे हमने कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन का बटन है जो आप स्विच केस में एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। और तो जब भी क्या करेंगे, इज इक्वल का बटन दबाएंगे तब हमारे पास नम 1 की वैल्यू होगी, 2 की होगी और ऑपरेटर की होगी। तो जिस तरह से प्लस हमने देखा उसी तरीके से हम माइनस देखते हैं अभी। 22 मेरे पास है, मैंने माइनस किया, मान लो 10 कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। 10 आ गया, नम 2 इज इक्वल करते हैं, 12 आना चाहिए, सही है, वर्किंग फाइन। क्लियर कर दो इसको भी। उसके बाद अगर हम इंटू वाला करना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 इज इक्वल 4, वर्किंग फाइन। इसको भी क्लियर कर दो, 10 डिवाइड बाई 5, इसको भी आप इज इक्वल कर दो 2, दैट इज लाइक आर ऑपरेटर इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो इस तरह से एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाई जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी इसकी स्मूथनेस के लिए भी आप ना काम किया जा सकता है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन वाले काम होते हैं ना वो आपका एक एसिंक टास्क होना चाहिए, राइट। अगर आप मैन थ्रेड में ये सब करने लग जाओगे तो एप्लीकेशन स्मूथ नहीं रह पाएगी, ठीक है। वो चैप्टर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपका कैलकुलेशन की जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से बना सकते हो आप इजीली, ठीक है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस तरह के मैं अलग अलग एप्लीकेशन आपको लेके आता रहूँगा। और अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस आएगी वो ज़्यादातर आर्किटेक्चर के बेस पे लाएंगे जिससे वो थोड़ी स्मूथ भी चले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।